दोस्तों, मैं आज भारतीय दंड संहिता 1860 और नवीन लागू विधि भारतीय न्याय संहिता 2023 के परस्पर संबंध को बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है और भारतीय दंड संहिता के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो परिवर्तित कर दिए गए हैं और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता में शामिल किए गए हैं। तो यह जानकारी आपके आने वाले परीक्षाओं में, न्यायिक परीक्षाओं में बहुत कारगर साबित होने वाली है, तो इसे ज़रूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 6 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इसे राष्ट्रपति की अनुमति 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई। भारतीय न्याय संहिता जो है, इसमें कुल 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं, 358 सेक्शन हैं और चैप्टर 20 हैं। जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 23 अध्याय थे, 23 चैप्टर थे और 511 धाराएं थी, 511 सेक्शन थे। ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें सुरक्षा और न्याय के दृष्टिगत कुछ नई परिभाषाएं, अपराध और सजाओं जैसे आतंकवाद, भीड़ द्वारा हिंसा, साइबर क्राइम, संगठित अपराध को शामिल किया गया है। महिलाओं, बच्चों और समलैंगिकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए नए प्रावधान भी इस संहिता में जोड़े गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से 5 तक को इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में समाहित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 6 से 52 क तक, जो कि अध्याय 2 में दिया गया था और साधारण स्पष्टीकरण के नाम से जाना जाता था, उसे अब धारा 2 के अंतर्गत परिभाषा खंड में रख दिया गया है। और बताते चले आपको कि धारा 2 में कुल 39 डिफिनीशन हैं, 39 परिभाषाएं हैं। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है, जनरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि 9 है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 में सम्मिलित धारा 53 से 75 के प्रावधानों को अब इस संहिता के अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 4 से 13 तक में दे दिया गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस संहिता की धारा 5 में 6 दंड दिए गए हैं और इस 6 दंड में सामुदायिक सेवा एक नया दंड जोड़ा गया है। पहले आईपीसी में 5 दंड ही थे, लेकिन इसमें एक नया दंड जोड़ा गया, सामुदायिक सेवा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में साधारण अपवाद दिया गया था, जो कि धारा 76 से 95 तक में था। अब इस संहिता के अध्याय 3 के अंतर्गत इसे 14 से 33 तक में दिया गया है। वहीं प्राइवेट प्रतिरक्षा को 96 से 106 तक में दिया गया था। वहीं इस संहिता में अब 34 से 44 धारा के बीच दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 में दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान दिए गए थे, 107 से 120 धारा के बीच। अब दुष्प्रेरण के प्रावधान इसके अध्याय संहिता के अध्याय 4 में धारा 45 से 60 तक दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के धारा 120 ए और 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान था। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में प्रयत्न से संबंधित प्रावधान था, अब इसे धारा 62 में दिया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को वरीयता देते हुए इसे संहिता के अध्याय 5 में दिया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता में चूँकि अलग अलग स्थानों पर वर्णित था, लेकिन इस संहिता में उसे एक ही अध्याय में धारा 63 से धारा 52 तक में शामिल कर दिया गया है। अब धारा 63 से धारा 52 तक में ही बलात्कार, पीड़ितों की पहचान, धोखाधड़ी, यौन संबंध बनाना आदि अपराध शामिल हैं। विवाह से संबंधित अपराधों को एक अलग उपशीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें दहेज, दहेज हत्या, एक शादी के रहते दूसरा शादी करना, धोखाधड़ी, शादीशुदा महिला को उकसा कर भगा ले जाना, ऐसे कई अपराधों को शामिल किया गया है।
इसी में एक अन्य उपशीर्षक और बनाया गया है जिसमें गर्भपात, अजन्मे शिशुओं को क्षति पहुंचाना आदि जैसे अपराध दिए गए हैं। एक पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी माना जाएगा यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है, और इसमें व्यभिचार को संहिता में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में दिया गया था जार कर्म। अब इसे भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दिया गया है। बच्चों के विरुद्ध अपराध जो भारतीय दंड संहिता में अलग अलग स्थानों में वर्णित थे, इस संहिता के अध्याय 5 में एक ही स्थान पर उसे रख दिया गया है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत धारा 100 से धारा 106 तक में शामिल किया गया है। आप लोगों को बताते चले कि पहले जो हत्या का दंड था 302 में दिया गया था, अब हत्या का दंड 103 में दिया गया है। तो लोग जो 302 दफ़ा 302 की बात करते थे, अब दफ़ा 103 की बात करेंगे। यही नहीं, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियों को नामक एक नया अध्याय जोड़कर सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यों के विरुद्ध अपराधों को संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत धारा 147 से धारा 158 तक में शामिल किया गया है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह के अपराध के नाम से जाना जाता था, अब धारा 52 में इसे भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना नाम देकर जोड़ा गया है। यानी जो राजद्रोह था 124 ए में, अब उसे धारा 52 में रख दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 7 में जो सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध थे, उसे अब भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत धारा 159 से धारा 168 तक में दे दिया गया है। चुनाव से संबंधित जो प्रावधान थे भारतीय दंड संहिता में 171 क से 171 ठ तक था, अब उसे संहिता की धारा 9 के अध्याय 9 के धारा 169 से 177 तक में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सिक्कों से संबंधित जो अपराध थे उसे इस संहिता में धारा 178 से 188 तक में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों की बात की गई थी, अब इस संहिता में धारा 189 से धारा 197 तक में दिया गया है। लोक सेवकों से संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान इस संहिता के अध्याय 8 में धारा 198 से धारा 205 में दिया गया है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान से संबंधित धारा 172 से धारा 190 भारतीय दंड संहिता में जो दिया गया था, वो अब इस संहिता के अध्याय 13 के अंतर्गत धारा 206 से धारा 226 तक में शामिल किया गया है। यानी लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान से संबंधित अब प्रावधान जो हैं इस संहिता के अध्याय 13 के धारा 206 से 226 तक में शामिल किया गया है। भारतीय दंड संहिता में जो मिथ्या साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 191 से धारा 229 क में दिया गया था, अब इस संहिता की धारा 227 से 269 तक में दिया गया है, जो अध्याय 15 में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 में लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध थे, अब इस संहिता के अध्याय 15 में धारा 270 से 297 तक में शामिल किया गया है। बाट तथा मापों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के अध्याय 13 के जो प्रावधान थे उसे इस संहिता में शामिल नहीं किया गया। यानी बाटों और मापों से संबंधित जो प्रावधान आईपीसी में दिया गया था उसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में इस संहिता में जो प्रावधान दिया गया है वो अध्याय 16 में धारा 298 से धारा 302 तक में शामिल किया गया है। इस संहिता के अध्याय 17 में धारा 303 से धारा 334 तक संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 304 में एक नया अध्याय छीना झपटी, स्नैचिंग जो होता है उसको एक नया धारा जोड़कर धारा 304 जोड़कर इसमें रखा गया है। वहीं
दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों को संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत धारा 335 से 350 तक में शामिल किया गया है। संहिता की धारा 351 से 357 तक में मानहानि, आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ से संबंधित अपराधों को अध्याय 19 में शामिल किया गया है। पहले ये भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 और अध्याय 22 में दिया गया था, जो धारा 499 से 510 तक में वर्णित था। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 19, 20, 20A और 23 के समान इस संहिता में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इस भारतीय दंड संहिता में जो अध्याय 19, अध्याय 20, अध्याय 20A और अध्याय 23 के प्रावधान थे, उसके समान प्रावधान इस संहिता में नहीं दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में एक अंतिम नया अध्याय भी जोड़ा गया है, जिसे रिपील एंड सेविंग नाम दिया गया है, जिसके समकक्ष भारतीय दंड संहिता में कोई अध्याय नहीं है। यानी ऐसा भारतीय दंड संहिता में कोई अध्याय नहीं था, अब एक नया अध्याय भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इस अध्याय में एक ही धारा है और वो धारा है 358, जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को निरस्त घोषित करती है तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाइयों की वैधता और वर्तमान में चल रही अनुसंधान और अदालती प्रक्रियाओं को स्वीकार्य घोषित करती है। तो इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को दोनों में जो कंपैरेटिव स्टडी है वो समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसके प्रमुख प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे हम, जो कि पहले न्यायिक परीक्षाओं में पूछे जाते थे, और भारतीय न्याय संहिता के अब जो प्रावधान पूछे जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब सेक्शन धाराएं चिन्ह परिवर्तित हो गई हैं, तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।